Hello students, myself Dr. Jayashree Davre, Assistant Professor, Department of Zoology, JDP Government Girls College, कोटा। आज हम BSc पार्ट थर्ड पेपर सेकेंड यूनिट फर्स्ट का टॉपिक रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे एज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। Respiration is a process in living organisms involving the production of energy, typically with the intake of oxygen and release of carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances. The cycle of respiration consists of 4 phases. First, breathing, यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया। एयर को लंग्स के अंदर व बाहर लेना कहलाता है ब्रीदिंग। सेकेंड फेज, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ब्लड द्वारा लंग्स की फ्रेश इनहेल्ड एयर से ऑक्सीजन लेना और CO2 देना। थर्ड, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में ब्लड तथा डिफरेंट टिश्यूज़ के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। फोर्थ, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल्स के अंदर ATP का प्रोडक्शन कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम ब्रीदिंग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ब्रीदिंग के लिए एसेसरी ऑर्गन्स हैं। लंग्स में एयर का अंदर जाना व बाहर निकलना प्लूरल कैविटी में संपन्न होता है। जब प्लूरल कैविटी कंट्रैक्ट होती है तो लंग्स से एयर बाहर निकलती है और इसके एक्सपेंड होने से एयर लंग्स में एंटर करती है। थोरेसिक कैविटी का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन रिब्स से जुड़ी इंटरकोस्टल मसल्स तथा डायफ्राम की सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन पर डिपेंड करता है। ह्यूमंस में 11 जोड़ी इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जो कि रिब्स के बीच में स्पेसेस में मौजूद होती हैं। ये 2 लेयर्स में अरेंज्ड रहती हैं। पहला एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इनका काम रिब्स को ऊपर तथा बाहर की ओर रेज करना है, जिसके फलस्वरूप थोरेसिक केज का साइज लेटरल और डोर्सोवेंट्रल डायरेक्शंस में बढ़ जाता है। इस वृद्धि के कारण इंस्पिरेशन का प्रोसेस संपन्न होता है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, यह मसल्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को राइट एंगल्स पर क्रॉस करती हैं। फोर्स्ड एक्सपीरेशन के दौरान इन मसल्स का एक्शन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के एंटागोनिस्टिक होता है। इस एक्शन में ये रिब्स को डाउनवर्ड्स और इनवर्ड डायरेक्शन में खींचती हैं। इंटरकोस्टल नर्व्स इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करती हैं। वेंटिलेशन ऑफ लंग्स। वेंटिलेशन ऑफ लंग्स को हम 2 फेजेस में पढ़ सकते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन के समय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे थोरेसिक केज का साइज लेटरली, डोर्सोवेंट्रली तथा लॉन्गिट्यूडनली बढ़ जाता है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, जिससे इसके अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स के अंदर प्रवेश करती है। एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम रिलैक्स हो जाती हैं।
रिब्स अपनी जगह पर आ जाती हैं और डायफ्राम वापस डोम शेप्ड हो जाता है। इन सब के साथ थोरेसिक कैविटी और लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाता है। इससे लंग्स पर प्रेशर पड़ता है जिससे वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और CO2 युक्त एयर बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की पूरी प्रक्रिया कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला है कंडीशन ऑफ गैसेस इन द ब्लड। एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन दोनों में ही गैसेस हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की ओर डिफ्यूज होती हैं। इस कारण ऑक्सीजन एल्वियोलाई से लंग्स की वेनस कैपिलरीज से ब्लड में तथा CO2 ब्लड से एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाती है। ब्लड में गैस प्रेशर्स को सामान्यतः टेंशन के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। प्रेशर में थोड़ा सा अंतर लंग्स के एल्वियोलाई से O2 को ब्लड में तथा ब्लड से CO2 को लंग्स में सर्कुलेट करने के लिए सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से उत्सर्जित होती है और ऑक्सीजन RBC के हीमोग्लोबिन के कॉम्बिनेशन में एब्जॉर्ब एवं सर्कुलेट की जाती है। अतः ब्लड अब आर्ट्रियल हो जाता है। इंटरनल रेस्पिरेशन के दौरान ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन टिश्यू सेल्स की अपेक्षा अधिक होती है तथा टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड से अधिक होती है। अतः इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होकर ऑक्सीजन का ब्लड से टिश्यूज में एवं कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यूज से ब्लड में डिफ्यूजन हो जाता है। इस प्रकार टिश्यूज द्वारा प्राप्त की गई ऑक्सीजन ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज होकर एनर्जी एवं कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करती है। यह फिनोमिनन ब्लड व टिश्यूज के बीच ऑक्सीजन ग्रेडियंट और टिश्यूज और ब्लड के बीच कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, जो कि एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक वृहत प्रोटीन मॉलिक्यूल ग्लोबिन का बना होता है, जिससे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं। प्रत्येक चेन में एक प्रोस्थेटिक हीम ग्रुप अटैच्ड होता है। Heme is based on the structure known as porphyrin ring, जिसमें सेंट्रल फेरस आयरन के चारों ओर 4 पायरोल ग्रुप्स होते हैं। लंग्स से टिश्यूज में ब्लड द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ रिवर्सिबल कॉम्बिनेशन की क्षमता के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजनेटेड होने पर एक इमिडाजोल N बॉन्ड ऑक्सीजन द्वारा रिवर्सिबली डिस्प्लेस कर दिया जाता है। अतः यह रिएक्शन ऑक्सीडेशन न होकर एक ऑक्सीजनेशन है। ऑक्सीजन के लिए आयरन एक लूज फिजिकल अटैचमेंट पॉइंट की तरह काम करता है और पूरे समय फेरस अवस्था में ही पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 4 हीम ग्रुप पाए जाते हैं
और प्रत्येक ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को ग्रहण करने में समर्थ होता है। हीमोग्लोबिन का रंग डार्क रेड होता है, जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्राइट रेड कलर का होता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है डिसोसिएशन कर्व या वियोजन वक्र। हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन तथा ऑक्सीजन टेंशन का संबंध ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन कर्व से अध्ययन किया जाता है। इस कर्व में परसेंट सैचुरेशन को ऑक्सीजन टेंशन के विरुद्ध प्लॉट किया जाता है। आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन टेंशन जब 100 mm ऑफ मर्करी पर हीमोग्लोबिन 95 to 98% सैचुरेट होता है, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण लगभग पूर्ण रूप से हो चुका है। इस पॉइंट के आगे ऑक्सीजन टेंशन में इंक्रीज होने पर हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन पर केवल स्लाइट इफेक्ट ही पड़ता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन टेंशन कम होता है, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। ऑक्सीजन टेंशन के लगभग 50 mm ऑफ मर्करी तक गिरने पर ऑक्सीजन का रैपिडली निष्कासन होता है। इस पॉइंट को हीमोग्लोबिन का अनलोडिंग टेंशन कहा जाता है। डिसोसिएशन कर्व की शेप कार्बन डाइऑक्साइड के टेंशन के साथ साथ वेरी करती है। कार्बन डाइऑक्साइड के 40 mm ऑफ मर्करी के टेंशन पर ड्रॉ किया गया कर्व एक नॉर्मल फिजियोलॉजिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। CO2 में वृद्धि होने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की शेप राइट साइड विस्थापित हो जाती है। इस विस्थापन को उसके डिस्कवरर के नाम के आधार पर बोर इफेक्ट कहा जाता है। बोर इफेक्ट का योगदान हीमोग्लोबिन द्वारा लंग से टिश्यूज तक ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहित करने में होता है। नाउ व्हाट इज हाल्डेन इफेक्ट? बोर इफेक्ट का योगदान ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में होता है, जबकि हाल्डेन इफेक्ट का योगदान कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में होता है। लंग्स में हाल्डेन इफेक्ट हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के बहिष्कार को प्रोत्साहित करता है, परंतु टिश्यूज में यह ऑक्सीजन के बहिष्कार को प्रोत्साहित करता है। फैक्टर्स विच अफेक्ट इन डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस डिसोसिएशन कर्व को इफेक्ट करते हैं? ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के अलावा टेम्परेचर में वृद्धि, पीएच में कमी तथा CO2 के पार्शियल प्रेशर में वृद्धि से ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विघटन की गति तेज हो जाती है। Now, the transport of CO2 in the blood. सेल्स में मेटाबॉलिज्म द्वारा उत्पन्न CO2 कैपिलरीज के ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। यह दो फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट की जाती है। पहला इन फिजिकल सॉल्यूशन एंड दूसरा एज केमिकल कंपाउंड। पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल सॉल्यूशन। लगभग 10% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में प्रेजेंट जल के साथ केमिकली कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड के कंसंट्रेशन में वृद्धि होने पर यह हाइड्रोजन आयन तथा बाइकार्बोनेट आयन के रूप में डिसोसिएट हो जाता है। एज केमिकल कंपाउंड्स,
ब्लड में CO2 दो तरह के कंपाउंड्स बनाती है। पहला कार्ब अमीनो कंपाउंड्स और दूसरा बाइकार्बोनेट्स। कार्ब अमीनो कंपाउंड्स टोटल ब्लड में लगभग 20% CO2 हीमोग्लोबिन के कॉम्बिनेशन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एज बाइकार्बोनेट्स बॉडी में ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली CO2 का लगभग 70% ब्लड में बाइकार्बोनेट्स के रूप में कैरी की जाती है। अलग अलग सेल्स में अलग अलग प्रकार से कॉम्बिनेशन करती है। सबसे पहले इन द कार्पोसल्स। कार्पोसल्स में एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज द्वारा कैटालिक रिएक्शन में CO2 जल से कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड उत्पन्न होती है, जो जल्द ही डिसोसिएट हो जाती है। रेड सेल्स में हीमोग्लोबिन पोटेशियम के साथ कंबाइन होकर बाइकार्बोनेट बनाता है। इन द प्लाज्मा में ये कैसे कॉम्बिनेशन बनाती है? प्लाज्मा CO2 का ट्रांसपोर्ट 3 डिफरेंट मैकेनिज्म से करता है। बाय फॉस्फेट बफर्स। एल्कलाइन फॉस्फेट प्लाज्मा में कार्बोनिक एसिड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा के प्रोटीन्स सोडियम के साथ कंबाइन रहते हैं और बाइकार्बोनेट बनाते हैं। तीसरा है बाइक्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर्स फिनोमेनन। इसमें टिश्यू मेटाबॉलिज्म में रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड एरिथ्रोसाइट्स में प्रवेश करती है तथा एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रभाव से यह CO2 जल के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। यह एसिड इंट्रासेलुलर पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट द्वारा बफर्ड होकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट तथा ग्लोबिनिक एसिड बनाता है। नॉर्मल कंडीशंस में सेल्स की वॉल एनियंस के साथ परमेबल, किंतु केशंस और हीमोग्लोबिन के लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए इम्परमेबल होती हैं। इन कंडीशंस में क्लोराइड आयंस प्लाज्मा से रेड सेल में डिफ्यूज होकर इंट्रासेल्युलर पोटेशियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन में रिलीज होने वाले बाइकार्बोनेट आयंस रेड सेल से बाहर प्लाज्मा में डिफ्यूज हो जाते हैं और रेड सेल के अंदर क्लोराइड आयंस पोटेशियम द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन सोडियम आयन के साथ कंबाइन होकर सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। यह फेनोमेनन क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है, जो प्लाज्मा द्वारा CO2 को सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में कैरी करने का एक स्पेशल मेथड है। All the reactions of the chloride shift are reversible. Now in the end, the control of respiration. The control of respiration is partly nervous and partly chemical. ये दोनों मोड्स एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्वस रेगुलेशन। ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा में हाईली स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स का एक कलेक्शन होता है जिसे रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं। इस सेंटर से नर्व इम्पल्स फ्रेनिक नर्व्स से डायफ्राम को तथा इंटरकोस्टल नर्व्स से इंटरकोस्टल मसल्स को भेजे जाते हैं। यह इम्पल्स रिलेटेड मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्टिमुलेट करते हैं और थोरेसिक कैविटी की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, जिसके कारण इंस्पिरेशन होता है। सेकेंड पॉइंट, केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन।
ब्लड में सॉल्यूशन फॉर्म में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की मात्रा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इत्यादि रेस्पिरेटरी सेंटर्स को प्रभावित करने वाले मेन केमिकल फैक्टर्स होते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑल्टरेशन इन CO2 टेंशन। रेस्पिरेटरी सेंटर को CO2 टेंशन में थोड़ा सा चेंज भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। यदि हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्सरसाइज, रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड, जो फिर रेस्पिरेटरी मसल्स को इम्पल्स भेजता है टू प्रोड्यूस डीपर एंड क्विकर ब्रीदिंग, so that carbon dioxide can be given out more rapidly by the lungs. इस तरह रेस्पिरेटरी सेंटर रेट एवं डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ब्लड में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन में चेंज भी लंग्स की ब्लड प्योरिटी में बदलाव लाता है। एसिडोसिस से रेस्पिरेशन बढ़ता है, परंतु एल्केलोसिस से घटता है। इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन ऑक्सीजन टेंशन। ऑक्सीजन की कमी से रेस्पिरेशन सेंटर स्टिमुलेट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।